ये बच्चों तो बच्चों आप सभी लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज फिर मैं आप सभी लोगों के लिए कक्षा 10 की जो गणित थे, कक्षा 10 की गणित की जो प्रश्नावली 1.2 को हम लोग सॉल्व कर रहे थे, उसमें से हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। जो क्वेश्चन नंबर 5 6 और 7 बच चुके थे, उन क्वेश्चनों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे, उसके बाद 6 को, उसके बाद 7 को। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं और अपना क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। कहने का मतलब क्या है, ये देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है, इतना इंपॉर्टेंट है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है चलिए हम बताते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूं। चूंकि क्या दिया है 6, क्या दिया है 6, लिख रहा है प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या है 6n। तो n का मतलब क्या है? तो n का मतलब है प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या चीज होती है? तो प्राकृतिक संख्या जो होती है, तो प्राकृतिक संख्या मतलब n मतलब क्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या और प्राकृतिक संख्या जो है तो स्टार्ट होती है 1 से। कितने से? सॉरी, 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 5। ये क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। यानी प्राकृतिक संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक होती हैं। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि मान लेते हैं हम एक बार रख के चेक करते हैं n बराबर 0। तो n बराबर जब 0 रखते हैं तो मान कितना आता है? 6 घात n है। क्या 6 की घात n है? तो n की जगह पर रखेंगे 0, तो 6 की घात 0 रखेंगे तो हो जाएगा 1। कितना होगा मान? 1। अगर n बराबर हम 1 मानते हैं तो हमारा कितना होगा? 6n है। तो 6n के जगह पे हम रख देंगे, अगर n की जगह पर रखेंगे 1 तो हो जाएगा 6। अगर मानते हैं n की जगह पर हम रखते हैं 2 तो हो जाएगा 6n। तो n की जगह पर मान लेते हैं हम रख दिए 2, तो 6 6 36 हो गया। फिर मान लेते हैं n की जगह पर हम ले लेते हैं 3, तो 6n, n की जगह पर रख दिए 3, तो हो जाएगा 216। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 6n और n के जगह पर आप प्राकृतिक संख्या रखिए तो क्या वो कभी 0 पर समाप्त होगा? कहने का मतलब ये है कि 0 पर समाप्त होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो हमने 0 से लेकर के 3 तक संख्याएं रख दी है, 3 तक अंक हमने मान लिए, लेकिन इसमें कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो 0 पे समाप्त हो रही हो। ये 1 पे समाप्त हो रही है, ये 6 पे समाप्त हो रही है, ये 36 पे समाप्त हो रही है, ये 216 पे समाप्त हो रही है। तो ऐसी कोई भी संख्या हमको नहीं मिली है जो 0 पे समाप्त हो सके। 0 पे कौन सी संख्या समाप्त होगी? देखो 0 पे जो समाप्त होगी वो जो 5 से विभाजित होगी। किससे? 5 से। ये देखो 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 50 हो गया। तो लास्ट में 0 से समाप्त हो रही है, 0 से समाप्त हो रही है, 0 से 0 से। तो इनको अगर हम 5 से डिवाइड करें तो हो जाएगा 5 दूनी 10। इस पे 5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5 चौको 20। इसको 5 से करेंगे तो हो जाएगा 5 छक्के 30। इसको करेंगे 5 से तो हो जाएगा 10। तो देखो जो संख्या है यानी जिसके लास्ट में 0 है वो संख्याएं 5 से विभाजित होती है। किससे होती है? 5 से। अब देखो हम सॉल्व करते हैं, आपको बताते हैं तरीका कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो 6 घात n, तो 6 को हम किस रूप में लिख सकते हैं? तो 6 को हम 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 3 हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 3। 2 गुणे 3 हम लिख दिया। और हमें 0 पे संख्या कब प्राप्त होगी? जब कोई 5 से विभाजित होगी। जब कोई संख्या 5 से विभाजित होगी तभी जाकर के हमको 0 पे समाप्त होने की संख्या मिलेगी। तो ये
जीरो पे हमें संख्या समाप्त नहीं मिल सकती है, तो इसलिए अब क्या लिख देना है, लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, लिखेंगे यदि कोई संख्या तो क्या, यदि कोई संख्या जीरो पर समाप्त होती है, जीरो पर समाप्त होती है, तो वह 5 से विभाजित जरूर होगी, 5 से विभाजित जरूर होगी। परंतु 6 का गुणनखंड क्या गया था, क्या मिला, 6 का जो गुणनखंड क्या गया, क्या मिला, 2 गुणे 3 मिला। तो ये चीज आपको बता देना है कि 6n के गुणनखंड गुणनखंड में केवल 2 व 3 ही आएगा, ही आएगा। अतः 6n जो है 5 से विभाजित नहीं है, 5 से विभाजित नहीं है। इसलिए 6n अंक जीरो पर समाप्त नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये जीरो पर समाप्त नहीं हो सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना सा लिख देना है और आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 जो है भाज्य संख्याएं हैं। तो सबसे पहले मन में कंफ्यूजन हुआ कि भाज्य संख्याएं होता क्या है, भाज्य संख्या क्या होता है। तो सबसे पहले चलिए भाज्य संख्या समझते हैं कि भाज्य संख्या क्या होता है। क्या समझेंगे, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या की बात करें कि भाज्य संख्या क्या होता है, तो भाज्य संख्या का मतलब यह है कि खुद से विभाजित हो। मान लेते कोई एक संख्या है, क्या है, कोई संख्या है वो खुद से विभाजित हो जा रही है, क्या हो जा रही है, खुद से विभाजित हो जाए। यानी कोई संख्या है जो खुद से विभाजित हो जा रही है और एक से विभाजित हो रही है। किससे विभाजित हो रही है, एक से विभाजित हो रही है। एक से विभाजित हो रही है और किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, संख्या से भी विभाजित। जैसे देखो एग्जांपल में हमने ले लिया 5, क्या ले लिया 5, तो 5 किस किस चीज से विभाजित हो सकता है, 5 जो है तो एक से विभाजित हो जाएगा, किससे विभाजित हो जाएगा, एक से और 5 से। जो 5 है तो केवल एक से विभाजित होगा और 5 से विभाजित होगा। और हमने क्या लिखा है, भाज्य संख्याएं कौन होती हैं, जो खुद से विभाजित हो, एक से भी हो और किसी अन्य संख्या से भी हो। ये जो संख्या है तो ये जो संख्या है ये भाज्य संख्या नहीं है। क्या भाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या नहीं है। अब भाज्य संख्या कौन होगी, जैसे देखो हमारे पास है 4 हो, क्या हो गया, 4 हो गया।
4 को हम 1 से भी विभाजित कर सकते हैं, इसको हम 2 से भी विभाजित कर सकते हैं और 4 से भी कर सकते हैं। पहले खुद से देखो 4 से विभाजित होगी, फिर करें 1 से विभाजित हो जाए तो 1 से विभाजित हो गई, और किसी अन्य संख्या से भी देखो, ये 4 क्या 2 क्या है, कोई अन्य संख्या है, तो अन्य संख्या इससे विभाजित हो गई, तो 4 क्या हो गई, 4 जो हो गई ये भाज्य संख्या हो गई। क्या हो गई, भाज्य संख्या। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको भाज्य संख्या समझ में आ गया होगा कि जो खुद से विभाजित हो जाए, 1 से विभाजित हो जाए और किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, वो क्या होती है, वो भाज्य संख्या होती है। तो अब चलिए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में देखा जाए तो एक संख्या दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए इसको हम नोट कर लेते हैं, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखेंगे कॉमन क्या है इसमें, इसमें कॉमन क्या चीज है, तो जो कॉमन होगा उसको हम कर लेंगे कॉमन। तो क्या है, कॉमन 13 दिया है, तो 13 हमने कर लिया कॉमन, तो क्या बचा, यहाँ पर बचा 7 गुणे 11, यहाँ से हमने 13 कॉमन ले लिया 13 कॉमन ले लिया, कुछ नहीं बचा, 1 बचा, यहाँ पर प्लस, यहाँ से भी एक 13 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, यहाँ पर भी 1 बचा, तो क्या हो गया, 13 गुणे 11 सत्ते 77, 77 1 78 हो गया, क्या हो गया 78। तो हमको क्या बताना है कि क्या संख्या जो है भाज्य संख्या है कि नहीं है। तो हमने क्या बताया, जो खुद से विभाजित हो जाए, तो देखो जो 78 है 1 से भी विभाजित हो गई है, 11 से भी, देखो अब देखो 78 को देखो, 78 1 से भी और स्वयं से विभाजित तो हो ही सकती है, अन्य संख्या से विभाजित हो गई, किससे, 13, हम 13 इसमें कॉमन मिल गया, क्या मिल गया, 13 जो है इसमें कॉमन मिल गया, इसका मतलब ये है कि 13 से भी विभाजित है, किससे विभाजित है, 13 से भी विभाजित है। तो सभी संख्याएं खुद से विभाजित होती हैं और 1 से भी होती हैं और अन्य संख्या से विभाजित होती है, तो अन्य संख्या देखो हमको मिल गया, क्या है, 13 जो है अन्य संख्या है, तो अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती है, तो ये क्या होगी, तो ये हो गई हमारी भाज्य संख्या। तो लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम कि भाज्य संख्या एक से स्वयं से और किसी अन्य संख्या किसी अन्य संख्या से विभाजित होती है, यानी किसी अन्य संख्या से विभाजित होती है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। तुमको इतना दिखा, तो हमने दिखा दिया कि भाज्य संख्या है। अब जो बच रहा है 7 6 5 ये वाला, अब इसको हम चलिए हम आपको दिखाते हैं कि भाज्य संख्या है कि नहीं है। तो चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं, हम दिखाते हैं आपको। यहाँ पे हम क्या करेंगे, संख्या को नोट कर लेंगे, संख्या कितनी दी है, तो संख्या दी हुई है 7 गुणे 6 गुणे 5, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, ये संख्या दी हुई है। इसको हम कैसे पता करेंगे, पता करने का तरीका क्या है कि इसमें हम कॉमन देखेंगे, अगर कॉमन हो गया कोई चीज तो आपको समझ जाना है कि भाज्य संख्या है। अब देखो 5 यहाँ पर भी 5 यहाँ, तो 5 हमारा हो जाएगा कॉमन, तो क्या बचेगा, बचेगा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1। हमने क्या बताया, यदि कोई संख्या कॉमन हो गई, क्या कॉमन हो गई, तो समझ जाइएगा वो संख्या कैसी है, उसे विभाजित है। यहाँ पर देखो क्या है, ये 5 इसमें कॉमन है, इसका मतलब ये है कि जो संख्या है 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। और हमने क्या बताया, जो संख्या स्वयं से और 1 से और अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, वो क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। तो यही चीज जो हमने यहाँ पे लिखा था उसको यहीं पे भी लिख देंगे, यदि भाज्य संख्या एक से
स्वयं से और किसी अन्य संख्या से विभाजित होती है। इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या है। यही आपको बताना था, ये आपने बता दिया, आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। क्या हो गया? क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब जो अगला क्वेश्चन बच रहा है, चलिए अगला क्वेश्चन को हम आपको डिस्कस करके बताते हैं अगला क्वेश्चन कैसे डिस्कस करना है। तो अगला क्वेश्चन है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कह रहे कि खेल का मैदान उसके चारों तरफ कैसा है? एक वृत्ताकार पथ। तो कह रहे इस मैदान का पूरा चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर पूरा लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, तो एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर चलेंगे? तो सबसे पहले चलिए हम एक आपको देसी जुगाड़ की तरह से बताते हैं, फिर आपको हम सॉल्व करके बताएंगे। क्या बताएंगे? देसी जुगाड़। तो देखो कि मान लेते हैं एक वृत्ताकार पथ है। क्या है ये? मान लेते हैं एक वृत्ताकार पथ है, मैंने मान पथ बना दिया। ये मान लेते हैं वृत्ताकार पथ है और इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। कौन? एक शून्य चक्कर लगाती है एक ही दिशा में, इधर की दिशा में। एक है रवि। क्या है? रवि। जो रवि है, रवि भी इसी दिशा में एक चक्कर ऐसे लगाता है। यानी एक वृत्ताकार पथ था और वृत्त पर सोनिया भी एक ही दिशा में चक्कर लगाती है, उसी दिशा में रवि भी चक्कर लगाता है। कहता है कि जो सोनिया है, सोनिया, क्या सोनिया को एक चक्कर पूरा यानी एक पूरा चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं। क्या लगता है? 18 मिनट लगते हैं। और जो रवि है, क्या है? रवि जो है, तो रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं? 12 मिनट लगते हैं। यानी जो सोनिया को एक चक्कर यहां से लेकर यहां चलने पूरा आने में, एक राउंड लगाने में 18 मिनट का समय लग जाता है। जो रवि है, तो रवि एक पूरा चक्कर घूमने में 12 मिनट का समय लगता है। और फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय में चलना पड़ते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं और एक साथ चलते हैं, तो कितने चलते हैं? तो एक ही स्थान पे चलते हैं, तो कितने समय बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो मान लेते हैं सोनिया एक राउंड लगाई तो 18 मिनट लग गया और रवि एक राउंड लगाया तो 12 मिनट लग गया। अब मानते हैं सोनिया 2 राउंड लगाई है, तो सोनिया यहां से आई यहां गई, फिर यहां से आई यहां गई, तो जो 2 राउंड लगाई तो कितना समय लगा? 36 मिनट लगेगा। कितना समय लगेगा? 36 मिनट का समय लगेगा। मान लेते रवि है 2 राउंड लगाएगा तो 24 मिनट लगेगा। कितना लगेगा? 24 मिनट लगेगा। यहां से आया यहां गया, तो देखो सोनिया जब दूसरा राउंड लगा के आएगी यहाँ पे, इसका हो जाएगा 36 मिनट। ये जब रवि जो दूसरा राउंड लगा के आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 24 मिनट। कितना हो जाएगा? 24 मिनट। अब फिर क्या कह रहा है कि एक ही दिशा में चलते कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो अब फिर मान लेते हैं इसने रवि ने लगाया 3 राउंड, रवि ने कितना लगाया? 3 राउंड, तो हो जाएगा 36 मिनट। कितना लग जाएगा? 36 मिनट। यानी सोनिया जब 2 राउंड लगाती है तो कितना लगता है? 36 मिनट का लगता है, समय लगता है। और रवि जो 3 राउंड लगा देता तब का कितना समय लगता है? 36 मिनट का लगता है। यानी समय कब समा रहा है? यहाँ पर भी 36 मिनट लग रहा है, यहाँ पर भी 36 मिनट समय लग रहा है। तो कह रहा है कितने समय बाद आपस में मिलेंगे? देखो दोनों में कितना 36-36 आ रहा है, तो आपको समझ आना है कि 36 मिनट बाद मिलेंगे। कितने मिनट बाद मिलेंगे? 36 मिनट बाद मिलेंगे। अब चलिए हम आपको दिखाते हैं कि सही में आपको क्वेश्चन कैसे करना है, सही में कैसे करके आना है, तो आपको समझने का तरीका था। सही में क्वेश्चन करने का तरीका यह है कि सोनिया को लगे 18 मिनट और रवि को लगे 12, तो क्या करेंगे? 12 व 18 का हम निकालेंगे लासा। क्या निकालेंगे? लासा निकालेंगे।
यानी 12 व 18 का लासा लेंगे। लासा लेने का तरीका क्या है, 12 गुणनखंड करो, क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 तिहाई 12 हो गया। फिर 18 का देखेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, ये आपका हो गया गुणनखंड। क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम इसका निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, पहले देखेंगे कॉमन, कॉमन देखेंगे जो दोनों में हो। देख रहे हैं जो 3 है इसमें भी है इसमें भी है, तो ये भी 3 कॉमन है। 2 देखें तो इसमें भी है इसमें भी है, 2 भी क्या है, कॉमन है। तो जो चीज कॉमन हो तो उसको एक ही बार लिखते हैं। कितने बार, एक ही बार। 2 है उसको हम 2 एक बार लिख दिए। फिर गुणे 3, देखो कॉमन है, 3 को भी एक बार लिखेंगे। अब बाकी जो बच गया है उसको फिर लिख देंगे। क्या बचा, 2 बचा है, 2। फिर 3 बचा है, 3 लिख लेंगे। तो 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 तिहाई 36, कितना हो गया, 36 मिनट। कितना हो गया, 36 मिनट। और हमने अभी आपको बताया था, क्या बताया था कि कितने देर बाद मिलेंगे, तो 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो देखो यहाँ पर भी आ गया, जो हमने वहां पे बताया नॉर्मल तरीके से वही यहाँ पर आया है। तो आपको लिख देना है, अतः 36 मिनट बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, स्थान पर मिलेंगे। तो देखा जाए तो हमारा जो एक्सरसाइज 1.2 था उसमें केवल सभी क्वेश्चन 7 थे। तो 7 के 7 क्वेश्चनों को हमने डिस्कस कर लिया है और आज ये एक्सरसाइज 1.2 फिनिश होता है। फिर हम नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर में 1.3 को डिस्कस करेंगे।